ऑलराइट, सो जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एक नया टॉपिक है एंड दैट इज नोन एज एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप, विच इज़ अगेन कंबाइनिंग एंटरप्रेन्योरशिप विद लीडरशिप। ये दोनों को कंबाइन है, किया है। कंबाइन एज सच वो नहीं है, क्योंकि दोनों एक्चुअली एक ही चीज़ हैं। ये दोनों वो कहते हैं ना हम, के टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तो ये एक्चुअली दोनों जो हैं वो एक ही चीज़ है। तो देखते हैं कि लेट्स से ये है क्या चीज़। सो इसको हम ब्रीफली इसके ऊपर बात करेंगे कि ये एंटरप्रेन्योर लीडरशिप है क्या, और फिर हम देखेंगे क्यों हम बात करते हैं, वाई वी ऑलवेज टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। सारी दुनिया में ये एंटरप्रेन्योरशिप का बज़वर्ड क्यों ज़्यादा चल रहा है, क्या वजह है ऐसी कि हर कोई जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा है। और जब आप कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, तो इट डज़ नॉट मीन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। एंटरप्रेन्योर सिर्फ वो है जो अपना बिजनेस करता है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर नहीं है। ये इसका हरगिज़ मतलब नहीं है। इसलिए कि एंटरप्रेन्योर जो है वो एक माइंडसेट का नाम है, एक माइंडसेट का नाम है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि एंटरप्रेन्योर एक्चुअली एक माइंडसेट का नाम है, कि आप चीज़ों को किस तरह देखते हैं, किस तरह परसीव करते हैं और किस तरह उनको अडॉप्ट करते हैं। ये एक ख़ास किस्म का माइंडसेट है जिसे हम कहते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट है। सो वो माइंडसेट जो है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप किसी जगह जॉब भी अगर कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब कर रहे हैं। इवन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चाहिए। क्यों एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट चाहिए? इसलिए कि एक ही तरह का काम कर करके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैग्नेट हो जाती हैं। वो जब तक नई सोच नहीं लेकर आएंगी अपने काम के अंदर, जब तक वो इनोवेशन नहीं लेकर आएंगे, जब तक क्रिएटिविटी नहीं लेकर आएंगे, वो हमेशा दूसरों की तकलीद करेंगे। सो जब आप एक नए माइंडसेट के साथ चीज़ों को देखते हैं, तो देन यू ब्रिंग फ्रेश ब्लड इनटू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो जब हम ये कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, इट डज नॉट मीन कि सिर्फ आप अपना बिजनेस ही कर रहे हैं। इसका मतलब जो है वो भी है। बहरहाल वो लुक इनटू सम ऑफ द डेफिनेशंस देयर, जो कि मेरा मकसद आज ज़्यादा डेफिनेशंस पे नहीं है, बुकिश नहीं है। हम सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा जी, एट द सेम टाइम फिर हम ये देखेंगे, मैं अपना एक जो प्रोजेक्ट है, मैंने कहा कि एज अ कंसल्टेंट काम करता हूँ, ये उसका मैं आपसे शेयर करूँगा कि उसमें हमने क्या किया। जो कि एक एरिया है पाकिस्तान में, जो सबसे बैकवर्ड एरिया है पाकिस्तान में, वो है थरपारकर का एरिया, जहाँ पर पावर्टी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी और मटर्नल मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान में क्या दुनिया में बहुत हाई है। आप रोज़ाना ख़बरों में सुनते होंगे कि 3 4 5 बच्चे रोज़ाना जो है बेचारे वहाँ पर मर जाते हैं। सो ये ऐसी जगह है जहाँ पर वो क्यों मर जाते हैं, उसकी वजह तो मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दे दूं। वो इसलिए बेचारे रोज़ाना जो है आप सुनते हैं मर जाते हैं, यानी कि पिछले साल जो है 1000 1200 के करीब बच्चे जो है, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो 3 महीने से पहले 6 महीने से पहले बेचारे जो है दे डाई। वाई दे डाई? इसलिए कि वो प्री मेच्योर होते हैं, वो मेल न्यूट्रिशनड होते हैं, उनमें इतनी सकत नहीं होती कि वो सरवाइव कर सके। तो हमने जब, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, तो हम जब ये रोज़ाना सुनते थे तो हमने ये सोचा कि हम क्या करें इस इलाके के लिए, कि वहाँ के जो हम ये चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। सो जब हमने थोड़ा डिग डाउन किया तो पता चला वो बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन होते हैं। अब वो मेल न्यूट्रिशन क्यों है? वो मेल न्यूट्रिशन इसलिए है कि उनकी जो माँ है वो खुद मेल न्यूट्रिशन है। आपको ये हैरत होगी, ये दुनिया का वाहिद एरिया है, अगर आप दुनिया को देखें पॉपुलेशन वाइज देखें, पाकिस्तान में भी देखें, पूरा पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन आपको 50% आपको फीमेल्स मिलेंगी, 50% आपको मेल मिलेंगे। यानी कि अगर 100 मेल हैं तो 100 फीमेल्स हैं। ठीक है ना, आधा आधा आपको प्रोपोर्शन जो है वो मेल और फीमेल मिलेगा। लेकिन थरपारकर वाहिद रीजन है दुनिया का जहाँ पे 100 मर्दों पे 80 खवातीन हैं। ठीक है ना, क्यों 80 खवातीन है, 50-50% क्यों नहीं है? इस वजह से कि वहाँ खवातीन की जो डेथ रेट है वो बहुत हाई है। वहाँ औरतें बेचारी सर्वाइव नहीं कर सकती। क्यों सर्वाइव नहीं कर सकती? इसलिए कि वो भी मेल न्यूट्रिशनड है, उनको खाने को नहीं मिलता, उनकी सेहत बहुत कमज़ोर है। तो जब माँ सेहतमंद नहीं होगी तो बच्चा तो आप समझ सकते हैं कि वो सेहतमंद नहीं होगा। ठीक है, सो हमने ये कहा कि माँ को कैसे हम सेहतमंद करें। तो माँ के सेहतमंद होने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी कोई लाइवलीहुड होनी चाहिए, उनके पास कुछ अर्निंग होना चाहिए। ठीक है ना, सो दुनिया की पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट जो फैमिलीज़ हैं, हाउस होल्ड्स हैं, वो थरपारकर में रहते हैं, जिनका जो
जो इनकम है वो लेस देन $1 अ डे है, ठीक है ना, वो हार्डली कुछ कमाती हैं। तो जब उनके पास कमाई का कुछ ज़रिया नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फिर किस तरह जो है वो सर्वाइव करेंगे। तो आप उसका जो रिज़ल्ट है आप देख रहे हैं कि वहाँ पे मैटरनल जो है और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो हम वहाँ पे पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है हमने कुछ अगेन बहुत बड़ा कोई हमने तीर नहीं मारा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूंगा कि ये क्यों ऐसा है कि ये इस तरफ हमें जाना पड़ेगा, ये इस तरफ हमें सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर आप डेफिनेशन स्टार्ट पे देखें तो आप देख रहे हैं कि पीटर ड्रकर वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट का राइटर है, वो क्या कह रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑफन डिफाइंड एज बिजनेस स्टार्टअप। जैसे कहा कि जी नॉर्मली लोग समझते हैं कि बिजनेस स्टार्टअप ही एंटरप्रेन्योरशिप है, जबकि बिजनेस को ग्रो करना भी एंटरप्रेन्योरशिप है। और अगर ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है उसको अगर आप एज अ वर्कर काम कर रहे हैं तो उसको ग्रो करना भी एंटरप्रेन्योरशिप है। दूसरा आप देख रहे हैं ड्रकर और पिंचॉट का, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर डिस्कस्ड टुगेदर इन द रिसर्च लिटरेचर। लिटरेचर में आपको ये दोनों एक ही चीज़ें मिलेंगी। कहाँ पर आप एक तरह से ऊपर देख रहे हैं आप एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है सिनोनिमिटी, ये सिनोनिमस हैं लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है ना। क्या वजह है, क्यों ये हैं, उसको हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। फिर आप तीसरा देख रहे हैं कि लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओवरलैप्स टू सम डिग्री, क्या वो ओवरलैप करते हैं कि जी कहाँ से शुरू होगा एंटरप्रेन्योरशिप, कहाँ से लीडरशिप स्टार्ट होगी, ये तकरीबन ओवरलैप करते हैं। सो आप इनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। और आखिर में आप देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ डिफाइनिंग एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप, गुप्ता मैकमिलन ये जो कह रहे हैं कि इट इज़ द लीडरशिप कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग इनोवेशन एंड अडेप्टेशन इन हाई वेलोसिटी एंड अनसर्टेन एनवायरमेंट्स। ये क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप है ये एक्चुअली आपको जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर मैं आपको मुख्तसर थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। उसको जो है आपने किस तरह अडेप्ट करना है अपने बिजनेसेस के लिए, और वहाँ पे कंटिन्यूसली यू हैव टू गो थ्रू इनोवेशन। अगर इनोवेशन नहीं है तो आप हाई वेलोसिटी अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स में काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो इनोवेशन के अंदर बहुत लो हैं, बहुत पुअर हैं। नए नए आइडियाज़ हमारे लोगों में बहुत कम आते हैं। ये मैक्रो लेवल की बात कर रहा हूँ, कोई इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रहा। कुछ इंडिविजुअल्स होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ऑन अ नेशनल लेवल हमारी जो इनोवेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत पुअर है। जितनी भी दुनिया की जो स्टडीज़ हैं, जैसे हॉफस्टेड की स्टडी है, या आप देखते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है हर साल, उनकी स्टडीज़ हैं, उनको आप पढ़ के देखें। 2020 की रिपोर्ट पढ़ लें, 2019 की रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें जो पाकिस्तान का स्कोर है ऑन इनोवेशन इज़ वेरी वेरी लो। कि हमारी इनोवेशन साइड पे जो लोगों की सोच है वो बहुत पुअर है। दिस इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट इज़ ऑल अबाउट, कि हमें नई नई चीज़ें नए नए तरीके सोचने पड़ेंगे, नई नई चीज़ों को नए तरीके से करना पड़ेगा, ताकि हम ये इनोवेशन का जो कंपोनेंट है वो अपने माइंडसेट के अंदर लेकर आ सके, और जो कंटिन्यूसली जो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको रियलाइज़ कर सके। सो मार्केट में हमेशा याद रखें, कभी भी आप जो है ना वो डिसहार्ट नहीं हुआ करें, इसलिए कि हमेशा कितने भी हालात ख़राब हों हमेशा वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं काम करने के लिए। लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम है कि आपको उस मुश्किल हालात में वो अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती। सो अगर आपका वो ग्रोथ माइंडसेट या फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट होगा और एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होगा, तो आप देखेंगे कि आपको उनके अंदर हाई प्रॉब्लम एरियाज़ के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आनी शुरू होंगी तो ऑफ कोर्स अगर आप उसके ऊपर काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप दुनिया में लीड कर सकते हैं। लेकिन हम एक्चुअली वो काम करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, हम उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। फिर हमारे बच्चे ये कहते हैं कि जी अगेन हमारा बिजनेस जो है वो फेलियर है, इसलिए कि हम दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको, अब ये बड़े एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, सॉरी मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। ये अभी आज ही मुझे एक रिपोर्ट आई है, ये AACSB जो है
ये अमेरिकन एक्रीडेशन सोसाइटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है जो बिजनेस के स्कूल्स को एक्रीडेशन करती है, यानी कि उनको सर्टिफिकेशन देती है। जैसे सर्टिफिकेशन में अगर आपको मैं पूछूं तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा आईएसओ 9000 सर्टिफिकेशन। इसी तरह ये बिजनेस स्कूल्स की सर्टिफिकेशन की दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है, नंबर वन बॉडी है जो बिजनेस स्कूल्स को सर्टिफाई करती है। और इनकी मैं रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था तो आपके ये लेक्चर देने से पहले, क्योंकि मैं बैठा हुआ था तो मेरे पास अब ये ईमेल में ये रिपोर्ट आई है। ये जुलाई 2020 की रिपोर्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है, मुझे भी आज ही मिली है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा है। वो कह रहे हैं कि इवन बिजनेस स्कूल्स और ये डॉक्टर शाहिद कुरैशी अक्सर आपको अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि बिजनेस स्कूल्स एक्चुअली फेल हो गए हैं। बिजनेस स्कूल्स जो हैं वो बहुत मायोपिक व्यू रखते हैं, और वो सिर्फ बिजनेस को किसी ऐसे तरीके से देखते हैं जिसकी वजह से दुनिया में एक इतना बड़ा कोई इनकलाब नहीं आया है। वैसे तो आप देखते हैं कि बिजनेस में बहुत बड़ा इनकलाब आया है, लेकिन वो एक जगह जाके स्टैग्नेंट हो गया है। सो ये जो WSESB है वो क्या सजेस्ट कर रही है, वो ये सजेस्ट कर रही है कि आप अपने बिजनेस स्कूल से निकलें और दुनिया में देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। सो आपको ये देखना पड़ेगा और लिंक करना पड़ेगा बिजनेस और सोसाइटी को। जब तक आपको सोसाइटी के प्रॉब्लम्स का पता नहीं होगा, कभी भी बिजनेस उसको, और अगर उनको बिजनेस उनको हेल्प नहीं करेगा, तो कभी भी बिजनेस स्कूल्स और या के एंटरप्रेन्योर जो हैं वो एक सोसाइटी के लिए बेहतरीन काम नहीं कर सकेंगे। सो उन्होंने अपना जो फ्रेमवर्क दिया है, अगर आप यहाँ पर देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि जी टैलेंट एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरत है। टैलेंट एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? टैलेंट एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको हम किस तरह इंडिपेंडेंट करें, उनको किस तरह हम एम्पावर करें कि वो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आएं जो कि हमारी सोसाइटी प्रॉब्लम फेस कर रही है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि थरपारकर में आप देख रहे हैं कि रोज़ाना जो है बेचारे बच्चे मरते हैं, और हम रोज़ाना सुन के मुंह साइड पे कर लेते हैं। हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हमें सोसाइटी में सॉल्यूशंस तलाश करने पड़ेंगे। अगर आप सॉल्यूशंस तलाश नहीं करेंगे तो आप सोसाइटी को सर्व नहीं करेंगे। सो वो ये कह रहा है कि स्कूल्स बिजनेस का सोसाइटी से एक बहुत क्लोज लिंक है। सो हमें एम्पावर करना पड़ेगा टैलेंट को। सो अगर आप HR साइड पे काम करते हैं या लोगों को डेवलपमेंट के साइड पे काम करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें। जैसे इस कोर्स के थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया वो कौन से बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट लेते हैं। सो हमारे पास माशाल्लाह इस कोर्स में भी मेरे पास 50 पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस वक्त जो है वो अटेंड कर रहे हैं ये वाला सेशन। सो आपने कहा जी 50 लोगों को हमने जो है उनका टैलेंट हमने देखा है कि दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। लेट्स ग्रूम देम, लेट्स प्रिपेयर देम, लेट्स गिव देम दो टूल कि वो अपने आप को एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो साबित कर सके। सो ये सारा पूरा जो प्रोग्राम है आप देख रहे हैं कि उसके लिए। सो वो क्या कह रहे हैं कि टैलेंट एम्पावरमेंट दैट इज इंक्लूसिव, लाइफ लॉन्ग एंड रेलेवेंट, कि ये सिर्फ कोई एक दो मसले हल करने के लिए नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग मसाइल हल करना है। इसलिए कि हर रोज़ाना ऑन अ डेली बेसिस आप देखते हैं कि मसले मसाइल क्रॉप अप होते हैं। पुराने मसले आप हल करते हैं तो नए मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। सो एक लाइफ लॉन्ग है जिसके लिए हमें जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हमें जाना पड़ेगा। दूसरा वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस जो है वो क्या कह रहा है कि पर्पस ड्रिवन लीडर्स लेकर आने हैं। हमने ऐसे लोगों को प्रिपेयर किया है बिजनेस स्कूल्स ने जो कि अगेन उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत कम है और वो पर्पस ड्रिवन नहीं है। उनको तो हमने कहा अच्छा भी अकाउंटेंट बन जाओ, अच्छा जी इंजीनियर बन जाएं, अच्छा जी डॉक्टर बन जाएं, अच्छा जी। तो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसलिए कि यही लोग आगे काम करेंगे। लेकिन वो एक रूटीन का काम कर रहे हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो पिछले 100 साल से 200 साल से हो रहा है। उसके अंदर कोई नई जिद्दत, कोई नई इनोवेशन जो है वो नहीं लेकर आ रहे। सो वो ये कह रहे हैं कि आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे लोग डेवलप करना पड़ेंगे जो पर्पस बिल्ड हों, यानी कि मुझे क्या पर्पस हल करना है, सोल्यूशन क्या है, उस सोल्यूशन के लिए जो है आपको काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इवन ये बुरे हालात में भी, कितने भी बुरे हालात हों, अगर आप पाकिस्तान की इंपोर्ट्स देखें, अगेन पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स करता है, तो हम एडिबल ऑयल जो है तकरीबन हर साल $3 अरब का इंपोर्ट करते हैं।
ठीक है ना। पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तकरीबन 7 अरब डॉलर का। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो एडिबल ऑयल है, जो खाने का तेल है, जैसे पाम ऑयल है, कनोला ऑयल है, रेप सीड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है। ये हम हर साल 300 अरब डॉलर का जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। और हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि इसको हम करें। लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि हम पाम ऑयल जो है, जिसे हम पाम ऑयल कहते हैं, जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो इतनी ज़्यादा हम पाकिस्तान में उगा सकते हैं कि आप हम पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकता है। यानी कि अगर हम आज स्टार्ट करें तो अगले 3-4 साल में हम 3 अरब डॉलर कमा रहे होंगे। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बेतहाशा लैंड अवेलेबल है, जो कि पूरा सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे ये जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ये बहुत आसानी से जो है ये हम प्लांट कर सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे हम ये 3 अरब डॉलर बचा भी सकते हैं, और 3 अरब डॉलर या 6 अरब डॉलर और 7 अरब डॉलर जो है हम कमा भी सकते हैं। इसी तरह एडिबल ऑयल में एक और जो कमोडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है, वो आपका है वो ऑयल है आपका जिसका कुरान में भी जिक्र है। कौन सा ऑयल है, किसी को जहन में है? जैतून का होगा ना जी, जैतून का। जी, जैतून का, बिल्कुल, ऑलिव ऑयल, थैंक यू। ऑलिव अब ऑयल। मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था, सॉरी। जी जी। ठीक है, ऑलिव ऑयल ऐसा ऑयल है जिसकी अफादियत सारी दुनिया जानती है। और उसमें जो है इवन कुरान में भी जैतून का जिक्र है। और जैतून का जो पौधा होता है वो अभी भी आपको कई हज़ार पुराना, मेरा ख्याल है, अगर मैं सही रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, 7,000 साल पुराना आपको पौधा अभी भी मिलेगा फल देता हुआ। ठीक है ना। सो जैतून जो है पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त हम कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो पोठोहार का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, केपी का एरिया है, यहाँ पर बहुत आसानी से हम ऑलिव ऑयल उगा सकते हैं। और 3-4 साल में ये पौधा जो है वो हमें ऑलिव ऑयल दे सकता है, जो कि ना सिर्फ हम इंटरनल कंजम्पशन को पूरा कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो ये ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती, ना हमारे गवर्नमेंट को नज़र आती हैं, ना हमारे लोगों को नज़र आती हैं। और मैं पिछले 2-3 साल से इस पाम ऑयल पे काम कर रहा हूँ सिंध के लिए, लेकिन मुझे कोई अभी तक कामयाबी नहीं हुई, इसलिए कि गवर्नमेंट को हिलाना बहुत मुश्किल काम है, गवर्नमेंट से काम करना बहुत मुश्किल काम है। बिजनेस वाले भी जो हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कहा कि 3 अरब डॉलर का वो पाम ऑयल मंगाते हैं मलेशिया से, ख़ास तौर पे ये मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। लेकिन उन्होंने कभी ये एफर्ट नहीं किया कि हम ये पाम ऑयल पाकिस्तान में उगा लें। ठीक है ना, लेकिन वो मंगा के बेच देंगे, लेकिन वो कभी भी ये कोशिश नहीं कर रहे कि हमें यहाँ पर इसको जो है हम ग्रो करें। सो जो एंटरप्रेन्योरियल होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो किसी और तरीके से देखता है, बिजनेसमैन किसी और तरीके से देखता है। इसीलिए हमें जो है अपने मुल्क के अंदर जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, हम कभी भी इस मुल्क को तरक्की नहीं दे सकेंगे। ठीक है ना। इसलिए कि बिजनेस ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस हैं, लेकिन वो बिजनेस जो हैं वो किसी और तरीके से जो है वो सोचता है। और ये जो है एंटरप्रेन्योर जो है वो किसी और तरीके से सोचता है। ऑलराइट, सो तीसरा जो एलिमेंट उन्होंने अभी ऐड किया है, नया ऐड किया है, वो है सोसाइटल वेलबींग, कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। सो अगर बिजनेस स्कूल्स या एंटरप्रेन्योर्स अपने, या कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस अगर अपनी सोसाइटी के लिए कोई काम नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमारा जो बिजनेसेस हैं उन्होंने कोई एक्चुअली काम नहीं किया, वो अपने सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए तो काम कर रहे हैं, अपने नोट बनाने के लिए। नथिंग रॉन्ग विद दैट, प्रॉफिट मेकिंग हक है उनका, अपने प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली एनवायरनमेंट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे। सो उन्होंने ये एक, आप देखें कि एक नया एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहिए। सो मैं ज़्यादा इस पर बहस नहीं करूँगा। अभी मैंने कहा कि बड़े बिजनेस जो है ना वो बड़ी मछली होते हैं, और बड़ी मछली जो है ना वो क्या करती है, वो छोटे मछली को खा जाती है। तो ये छोटे मछली जो है ना, ये बेचारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अभी छोटे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन जो बड़ी फ़िश है वो हमेशा लुकआउट में रहती है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, एब्सोल्युटली यस। ठीक है ना। लेकिन ये क्यों डिफ़िकल्ट है?
इसलिए डिफ़िकल्ट है कि आप वही काम करते हैं जो बड़ी मछली काम कर रही है। तो जब बड़ी मछली जो काम कर रही है, अगर वो आप काम करेंगे तो वो आपको एक दिन नहीं चलने देंगे, वो आपको फ़ौरन जो है वो खा जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ी मछली नहीं कर रही, तो फिर वहाँ पे सर्वाइवल आपका बहुत आसान है। सो ये एरिया जो है, यहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना, जैसे आप मैंने पीछे एक आपको डेफिनेशन दिखाई, वो क्या कह रहा है कि जी लीडरशिप कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग इनोवेशन एंड अडेप्टेशन इन हाई वेलोसिटी एंड अनसर्टन एनवायरनमेंट। वो क्या कह रहा है कि ऐसे एनवायरनमेंट में जो कि अनसर्टन है, जिसका पता ही नहीं है आपको कि एनवायरनमेंट कैसा होगा। अभी 4 महीने पहले किसको पता था कि कोविड-19 आएगा? किसको पता था कि ये ऐसा पैंडेमिक आएगा कि जो दुनिया को हिला के रख देगा, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े बिजनेसेस कलेप्स कर जाएंगे। तो आपको कुछ पता नहीं है कि अगले 2 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले साल क्या होने वाला है। कोविड ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। सो जो हमारा एनवायरनमेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। ठीक है ना? सो हमें ये नहीं पता कि कल क्या होगा, एक हफ्ते के बाद क्या होगा, एक साल के बाद क्या होगा। सो जब अनसर्टेनिटी होती है, तो जो हमारा दिमाग है, हमारा जो जहन है, वो काम नहीं कर सकता। इसलिए कि हमारा जहन जो अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन किया है, अगर हम उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी चीज़ों को जो है आगे लेके नहीं जा सकेंगे। सो मोस्टली अब ये जो अल्लाह ताला ने दिमाग तो बना दिया है एक, लेकिन उसको जो उसकी जो नरिशमेंट है, उसकी जो डेवलपमेंट है, वो अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी है कि इस दिमाग को आपने किस तरह यूटिलाइज करना है। वो आपका काम है। जैसे अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेतहाशा चीज़ें आपको अनायत की, जैसे लोहा आपको दिया है, कॉपर आपको दिया है, गोल्ड आपको दिया है। अब उस कॉपर, गोल्ड और सिल्वर को, मेटल को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, ये आपकी सवाबदीद पे छोड़ दिया है कि आप ये चीज़ों को इस्तेमाल करें। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपको एक बेतहाशा ज़बरदस्त किस्म का दिमाग दिया है। अब ये आपका काम है कि आप उस दिमाग से अच्छी चीज़ें भी कर सकते हैं, बुरी चीज़ें भी कर सकते हैं, पुरानी दकियानूसी सोच भी रख सकते हैं, और एक बहुत फॉरवर्ड लुकिंग नई सोच भी रख सकते हैं। ठीक है ना? सो ये नई सोच कहाँ से आए, ये आपको ये पेस्टल एनालिसिस करना पड़ेगा। ये आपको बहुत आसानी से गूगल पे या यूट्यूब पे आप ये पेस्टल एनालिसिस देखिए कि कैसा होता है। अगेन हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इसमें डिटेल में जाएं, लेकिन ये पेस्टल किस से स्टैंड करता है? पेस्टल कहता है पी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ठीक है ना? सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आप देखें, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा डॉलर किधर है, हमें पता ही नहीं है कि हमारा पेट्रोल प्राइस किधर है, हमें पता ही नहीं है कि चीनी आटे की प्राइस किधर जाएगी, हमें कुछ पता नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हमें पता नहीं है, हमें करप्शन बेतहाशा होती जा रही है, हमें पॉलिसीज़ का पता नहीं है। तो ये सारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, जिससे बिजनेस वाला भी कंफ्यूज होगा, एंटरप्रेन्योर भी कंफ्यूज होगा। तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट समझने के लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को आपको समझना पड़ेगा कि हमारे टैक्स लॉज क्या हैं, हमारे जो हैं आइंदा के जो इनकम टैक्स लगेगा या सेल्स टैक्स लगेगा, वो किस हिसाब से लगेगा, ताकि आप अपने बिजनेस में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। पॉलिटिकल के बाद आपको इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या है? स्टेट बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी क्या दी है, फिस्कल पॉलिसी क्या दी है, इस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो आप देख रहे हैं कि बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जाएगी, लोगों के पास इनकम कम होती चली जाएगी, वो कम से कम चीज़ें खरीदेंगे, और इसका मतलब है बहुत से बिजनेस बंद हो जाएंगे। सो इकोनॉमिक सिचुएशन को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सोशल को समझना बहुत ज़रूरी है। आप सोशल जो एनवायरनमेंट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, और बेतहाशा और नई गैजेट्स जो हैं, वो सोशली लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं, सोशली लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं, लोगों के जहनों को बना रही हैं। आप देखते हैं कि नई नई किस्म की वीडियोज़, नई नई किस्म के जो हैं थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज़ आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और बहुत सारे गैजेट्स में आपको नज़र आएंगे। वो आपको बताएंगे कि हमारे लोगों की सोच क्या है, हमारी जो है वो हमारी जो पॉपुलेशन है, वो किस परसेंट से ग्रो कर रही है। जब परसेंट से ग्रो कर रही है, तो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, थ्रेट भी हो सकता है कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा आपकी चीज़ें बिकेंगी। लेकिन अगेन, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन स्टैग्नेंट है, वो आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद उनकी जो इनकम लेवल है वो कम हो रहा है। सो ये पेस्टल आप
अलग अलग नहीं देखते, आप इसको जॉइंटली एक दूसरे के साथ मिलाकर आप एक देख सकते हैं कि किस किस्म का एनवायरनमेंट है। ठीक है, सो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। टेक्नोलॉजी साइड आप देखते हैं कि रोज़ाना एक नई टेक्नोलॉजी इनोवेशन आ रही है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कोविड से पहले यानी कि 4 महीने से पहले, जो अभी हम जूम पे जो है इस वक्त 52 पार्टिसिपेंट मेरे साथ ऑनलाइन हैं। 4 महीने पहले जूम कंपनी को कोई नहीं पूछता था। मेरे पास भी 2 साल से या 1 डेढ़ साल से जूम का जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास था, लेकिन मैं कभी इसको इस्तेमाल ही नहीं किया था। लेकिन ये पिछले 4 महीने से आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो ऐसे ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर रही है। और फ्रॉम नो वेयर जूम जो है इस वक्त $42 बिलियन की कंपनी बन गई है। ठीक है ना, 4 महीने के अंदर। सो आप देखते हैं कि किस तरह एनवायरनमेंट कंपनियों को ऊपर लेके जा रहा है और किस तरह ये एनवायरनमेंट कंपनियों को तबाह कर रहा है और बंद हो रही हैं। सो इतने ज़्यादा थ्रेट्स के बावजूद, इतने ज़्यादा अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में होने के बावजूद, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑनलाइन जो है कंपनीज काम कर रही हैं। ठीक है ना, कि लोगों को ये आपको देखना पड़ेगा कि वो कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर आप उस थ्रेट के अंदर जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। ठीक है ना, ये एक कंटिन्यूस एफर्ट है, ये कोई एक दिन का नहीं है, ये हर रोज़ाना, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट कितना अफेक्ट हो रहा है, कार्बन एमिशन कितनी बढ़ती चली जा रही है। हमें ऐसे, और उस पर जो दुनिया के रेगुलेशंस हैं वो सख्त होते चले जा रहे हैं। हमें ऐसी गाड़ियाँ बनानी है जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो, हमें ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करना है जिसमें कार्बन एमिशन कम हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने हैं, हमने अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना है। अदरवाइज़ हमारे पर बहुत सारी इंटरनेशनल जो रेगुलेशंस हैं वो हमें इनहिबिट कर देंगे दुनिया में बिजनेस करने से। ठीक है, फिर आप अपने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो टेक्सटाइल के हों, वो आपके जो मेडिकल के हों, वो आपकी फ़िश हो, वो आपके फूड के हों, वो आपकी एग्रीकल्चर हो, वो आपके फ्रूट्स हों, दुनिया में बैन है। दुनिया में लोग इंपोर्ट नहीं करते इसलिए कि हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो गया है। ठीक है, थ्रेट्स हमारे बिजनेस के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा, इसी थ्रेट में अगर कोई ऐसी अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपने जो फार्म हैं उनको बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं फाइटो सैनिटरी, यानी कि आपने अपनी जहाँ पे फसलें हैं वहाँ पे आपने सफाई रखी हुई है, जहाँ पे आप फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे समंदर या दरिया साफ़ हैं आपके। ठीक है, इस तरह की जब आप सिचुएशंस को जब डील करते हैं तो फिर आपकी एक्सपोर्ट और आपका बिजनेस बढ़ता है। अदरवाइज़ जो है वो आपके बिजनेस जो है वो श्रिंक हो रहे हैं और दुनिया जो है वो आपके बिजनेसेस को बैन कर रही है कि हम ये एट द सेम टाइम अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का बहुत बड़ी दुनिया में जो है वो आ रहा है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक जो लोग, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मेरे पास एग्जांपल्स बहुत हैं लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है। इस वक्त अगर आप देखें हमारे लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ख़ास तौर पे ये सिंध में और साउथ पंजाब में जो लोग काम कर सकते हैं वो काम कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मोरिंगा। एक दरख्त है जो कि बहुत आम आपको नज़र आएगा, उसको उर्दू में कहते हैं सुहाजना। ठीक है ना, आपको साउथ पंजाब में, सिंध में बेतहाशा, कराची में बेतहाशा नज़र आएगा आपको, और लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली दरख्त है क्या। ठीक है ना, अगर आप सिर्फ इंटरनेट पे जाके अगर आप देखें, उसको आप ज़रा इंटरनेट पे डालें कि मोरिंगा के फ़वाइद क्या हैं, सवाए मौत के हर तरह का फ़ायदा जो है वो इस मोरिंगा के अंदर है और दुनिया में बेतहाशा डिमांड है। इवन कराची में भी जो है, अगर आप जाके किसी, जो कराची में रहते हैं या जो दूसरे मेन सिटीज़ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है या लाहौर में है, आप ज़रा मार्केट में जाके ज़रा चेक करें कि मोरिंगा का जो पाउडर है वो किस हिसाब से मिलता है। तो इस वक्त कराची में, अगेन मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, अभी मैं 2-3 महीने से नहीं गया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, लेकिन अगर आप देखें कि मोरिंगा का पाउडर जो है वो इस वक्त 10,000 रुपये किलो है। 10,000 रुपये किलो। ठीक है ना, 1,000 रुपये का 100 ग्राम मिलेगा आपको।
और आप इमेजिन करें कि अगर आप ये दुनिया में एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे तो वही 10,000 रुपये किलो जो आपको पाकिस्तानी रुपये में मिल रहा है, वो शायद आपको, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन कम से कम भी ये 2-3 हज़ार डॉलर आपको किलो जो है आप बहुत आसानी से बेच सकते हैं। और दुनिया में डिमांड जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी एग्रीकल्चर के लिए तो आपको शायद इंटीरियर में जाना पड़ेगा, सिंध में या पंजाब में। ये भी ख़त्म हो गया है। इस वक्त जो शहरों में आप बहुत आसानी से अपने घरों के अंदर बहुत आसानी से आप हर तरह का वेजिटेबल और हर तरह का फ्रूट अपने घरों में उगा सकते हैं, ठीक है ना। और अर्बन एरियाज़ में जो इस वक्त अर्बन एग्रीकल्चर है वो सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल फार्मिंग। यानी कि अब आपका जो फार्म है, अब आपका जो खेत है, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है कि आपको 1 एकड़ चाहिए या 20 एकड़ चाहिए या 50 एकड़ चाहिए। अगर आपके पास एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर आप बेतहाशा शेल्फ लगा के छत तक जो है शेल्फ लगाते चले जाएं और ये सारा फ्रूट और वेजिटेबल्स उगाते चले जाएं, अपना भी फ़ायदा करें और अपने सोसाइटी का भी फ़ायदा करें। बेतहाशा इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं कि टमाटर इस वक्त जो है वो 200 रुपये किलो चला गया है और ये 350-400 रुपये किलो चला जाता है। ये बहुत आसानी से आप अपने घरों में उगा सकते हैं, ठीक है ना। ये आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मार्केट में जाएं आज या 1-2 दिन में, आप मार्केट में, सुपर मार्केट में जाके देखें, जहाँ पे आपको पेपर नज़र आएगा, ठीक है ना, जो जो बड़ी मिर्च होती है, शिमला मिर्च जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ जो शिमला मिर्च है वो ज़्यादातर आपको ग्रीन नज़र आएगी, ठीक है। और ग्रीन मिर्च मिर्च को इतनी ज़्यादा मार्केट में कोई इतनी ज़्यादा उसकी, खैर वो होगी, मुझे अभी रेट नहीं पता, 100-200 रुपये किलो होगी। लेकिन जब जो इम्पोर्टेड शिमला मिर्चें हैं जो कि ग्रीन कलर में सॉरी रेड कलर में आती हैं, येलो कलर में आती हैं, ऑरेंज कलर में आती हैं, वो आपको इस वक्त 5,000 रुपये किलो में मार्केट में बिक रही होंगी। 2,500 3,000 तो आम आपको मार्केट में जो है ये बिक रही होंगी, जो कि बहुत आसानी से आप अपने घरों में इसको उगा सकते हैं, बहुत आसानी से। छोटा सा अगर आपका कमरा है या आपका कोई बैल्कनी है या आपकी छत है, बहुत आसानी से आप ये जो है ये जो है पेपर्स जो हैं, बेल पेपर्स जो हैं, बहुत उगा सकते हैं, जिससे आप बहुत अपनी जो जो इनकम है उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इसमें आप पानी के ऊपर, आपको ज़मीन नहीं चाहिए। जो सबसे बड़ा जो मिरेकल है वो ये है कि अभी बिल्कुल एक सही किसी ने शेयर किया कि ये हाइड्रोपोनिक मेथड्स के ऊपर जो है ये फार्मिंग हो रही है। तो आप बहुत आसानी से बेतहाशा आपको यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, जहाँ पे हाइड्रोपोनिक के ऊपर जो है इंडिया बेतहाशा इससे जो है कमा रहा है और हम पाकिस्तान में अभी तक बहुत पीछे हैं। सो हाइड्रोपोनिक मेथड्स को आप इस्तेमाल करके आप इसको बहुत आसानी से ये जो ना बिज़नेस में जा सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। अगर आप किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो है, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते। सो देर आर अ नंबर ऑफ एवेन्यूज़। आप बिल्कुल ये जहन में नहीं लाएं कि मुश्किल हालात हैं, काम नहीं हो सकता। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि एक्चुअली काम बेतहाशा है, बेतहाशा काम है। हमारे पास लोग नहीं है जो वो काम कर सकें, ठीक है ना। ये आपको हो सकता है कि इस वक्त ये मेरा जो स्टेटमेंट है सुपरफिशियल लगे, लेकिन मैं आपको ये कन्विंस्ड कर सकता हूँ, जैसा भी मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई, कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो काम तो बेतहाशा हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स के काम हैं, लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है ना। सो हमें काम करने वाले लोग चाहिए। वही बात है कि हमें एक ऐसा माइंडसेट चाहिए जो हमें इस तरह के जो है एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अभी तक इसमें कुछ ज़्यादा उसमें फॉरवर्ड जो है ना वो मूव नहीं कर पाया। ऑलराइट, सो मूविंग फॉरवर्ड, जो आपने उसमें भी देखा, मैंने आपको ये 3 एनवायरनमेंट जो अभी हमने पेस्टल एनालिसिस किया, इसको आप 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो एनवायरनमेंट जो कि टोटली सर्टन है, आपको पता है कि यही होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि सर्टनिटी का एनवायरनमेंट है। दूसरा एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टनिटी का है, कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा। थिंग्स आर वेरी अनक्लियर। वाई? इसलिए कि
ये फ्यूचर की बात करते हैं। जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो चीज़ें अनक्लियर हैं, अभी हमें नहीं पता कल क्या होगा। कराची में जो लोग हैं उन्हें नहीं पता कि अभी बारिश कितनी होगी, बारिश का पानी कितना खड़ा होगा। ठीक है ना, सो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर को। तो जब फ्यूचर को जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर होता है, और वो इतना ज़्यादा अनक्लियर हो जाता है कि हमारा जहन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक लिमिटेशन है हमारे जहन में। मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, सॉरी हमारे पास टाइम कम है तो मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाता हूँ। एम्बिग्यूटी का एरिया जहाँ पे हर चीज़ जो है वो आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये है क्या। सो ये अगर एनवायरनमेंट को हम स्कैन करें, आई बी वेरी क्विक ऑन दिस। सो सर्टेनिटी का एनवायरनमेंट है जहाँ हर चीज़ आपको पता है, स्ट्रक्चर्ड है, प्रोग्राम्ड है। ये चीज़ का ये है, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर अभी लाइट चली जाएगी तो आपका जनरेटर ऑपरेटर क्या करेगा, उसको पता है कि ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका ये मेरे पास सोल्यूशन है। सो इसमें अगर ये स्ट्रक्चर्ड होगा तो वो प्रोग्राम्ड होगा, तो उसके लिए एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल ज़ीरो चाहिए। ठीक है ना, अगर वो जनरेटर ऑपरेटर कुछ भी नहीं जानता तो माली भी ऑपरेट कर सकता है, इवन स्वीपर भी ऑपरेट कर सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ प्रॉब्लम भी पता है, इसका सोल्यूशन भी पता है। सो अगर आप इस एरिया में काम करेंगे तो आप पिट जाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं, वो आपको घुसने भी नहीं देंगे, आपके लिए इसमें घुसने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो एक और एलिमेंट है वो रिस्क का एलिमेंट है, और रिस्क का एलिमेंट बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसलिए कि आपको पता है ये काम होगा तो ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, तो उसमें प्रॉब्लम भी पता है, उसका सोल्यूशन भी पता है, या रिस्क जो है वो हमें मिनिमम है। लेकिन जब आप इस एनवायरनमेंट से निकलते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, हमें पता नहीं इस वक्त डॉलर का रेट क्या है, पेट्रोल, एक ज़माना था, अगर आप 20-25 साल पहले अगर अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से पूछें, या हो सकता है इस एज ग्रुप के भी लोग हों, डॉलर 10 रुपये का था, पता नहीं कई साल तक 10 रुपये का रहा। 100 रुपये गैलन पेट्रोल था, चेंज ही नहीं होता था। सो हर चीज़ स्ट्रक्चर्ड थी, कोई चीज़ चेंज नहीं आती थी, बहुत आसानी से कंपनियां काम कर सकती थी। लेकिन जब आप इस एनवायरनमेंट से निकलते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, सो क्या होता है, वहाँ पे रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब रिस्क बढ़ता है तो हमारा जहन उस रिस्क को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क जो है वो हमारी बहुत पुअर है। ठीक है ना, हम रिस्क अवर्स नेशन है, सारी दुनिया की स्टडीज कहती हैं कि पाकिस्तानी रिस्क अवर्स नेशन है, कि यहाँ पे लोग रिस्क नहीं लेते। ठीक है ना, इसीलिए लोग नौकरी में जाते हैं, नौकरी में इसलिए जाते हैं कि नौकरी में रिस्क नहीं है, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की नौकरी में जाते हैं, इसलिए कि गवर्नमेंट की नौकरी में तो कोई रिस्क ही नहीं है। एक दफ़ा आप गवर्नमेंट की नौकरी में चले गए तो फिर रिटायर होकर ही निकलेंगे, कोई आपको निकालेगा नहीं, आप काम करें या नहीं करें, आपका नौकरी पक्की है, तो आपका कोई रिस्क नहीं है। इसीलिए लोग हमारे यहाँ आप देखते हैं पूरे पाकिस्तान में हर कोई जॉब की तरफ जाता है, और वो भी गवर्नमेंट की जॉब की तरफ भागता है। एक अगर गवर्नमेंट की जॉब अगर आएगी तो हज़ारों लाखों एप्लीकेशंस वहाँ पे आप देखेंगे कि लोग खड़े होंगे लाइन अप, इसलिए कि वो हम लो रिस्क वर्क सोसाइटी हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे ये रिस्क हाई हो जाता है, वहाँ पे हमें अपने रिस्क को मिटिगेट करना है। अब ये रिस्क मिटिगेशन जो है, यानी कि हमने रिस्क को मिनिमाइज करना है, ये हमारा जहन एक्सेप्ट नहीं करता। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, इसके लिए आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, ताकि आप अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकें, रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। सो हम जब रिस्क को मिनिमाइज नहीं करते तो हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं वो 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद बंद हो जाता है, इसलिए कि हमें पता ही नहीं था कि हमारे काम के अंदर रिस्क क्या है। जब ये हमें पता ही नहीं है कि रिस्क क्या है, तो आपका मतलब ये है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाएंगे। ये वो एरिया है जहाँ पे प्रॉब्लम तो हमें पता है, जैसा भी मैंने सारे प्रॉब्लम तो आपको बता दिए, लेकिन सोल्यूशन हमारे पास नहीं है कि इसको हम किस तरह हल करें। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो सोसाइटी है एज अ होल, मैं सिर्फ आप लोगों को नहीं कह रहा, एज अ कंप्लीट सोसाइटी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास प्रॉब्लम बेताशा हैं, हर तरह का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, प्राइसिंग का प्रॉब्लम है, करप्शन का प्रॉब्लम है, हमें हर तरह के प्रॉब्लम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सोल्यूशंस नहीं है। ठीक है ना, तो जब सोल्यूशन नहीं होते तो फिर हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर, विशेष सर्कल के अंदर, विशेष साइकिल में हम फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, और हम उस विशेष साइकिल से निकल नहीं पा रहे, इसलिए कि हमें सोल्यूशंस हमारे पास नहीं है। हमारा जो माइंडसेट है वो पीछे देखता है, वो आगे नहीं देखता कि हम उन प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन निकाल सकें। ठीक है ना, लेकिन जो असल जो गेन का एरिया है, क्योंकि ये भी एरिया है जो कि ऑफ कोर्स मुश्किल एरिया है, आप कम से कम इस एरिया में काम कर लें, लेकिन दुनिया में जो हाई गेन एरिया है, जिसे
सा वो कहते हैं ना, एक क्लीशे है, हाई रिस्क हाई गेन, ठीक है ना। सो ये वो एरिया है जो हम एम्बिग्यूटी का एरिया कहते हैं। यहाँ पर हमें प्रॉब्लम भी पता नहीं है, यहाँ पे हमें सोल्यूशन भी पता नहीं, ठीक है ना। सो ये वो एरिया है जिसमें अगर आप का जहन अगर काम करेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस कामयाबी से नहीं रोक सकेगी, ठीक है ना। लेकिन हमारे जो जहन है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो हम जो है ना वो नज़र नहीं आता कि यार ऐसी क्या चीज़ है जो कि प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने सारी उम्र उंगली पकड़ के चलाई है, तो अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं कि जी मैं बताऊं कि प्रॉब्लम क्या है। सो ये जब तक आप इस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम बताए तब मैं काम करूं, ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें, लोगों से पूछें, लोगों से बात करें। ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि क्या चीज़ आपको चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि अभी इस वक्त हमारे ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अच्छी गाड़ियां नहीं हैं, अच्छी जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं है जो कि फास्ट, रिलायबल, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्ट हो, अभी भी नहीं है। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना, कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टैक्सी की जो है वो उबर और करीम है। उबर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम इस तरह की जब बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है, जो आपने भी हो सकता है पूछा हो, कि जी पैसे कहाँ से आएंगे। ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आइडिया चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास आइडिया नहीं है तो हम पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो कि उबर है, दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है जिनके पास लाखों टैक्सियां हैं, उनकी अपनी टैक्सियां कितनी हैं? एक भी नहीं। उन्होंने एक भी टैक्सी अपने नाम से नहीं खरीदी, उनके पास एक भी टैक्सी नहीं है। वो दुनिया की, वो लोगों की गाड़ियों को यूज करके टैक्सियां चलाते हैं और उनको भी कमा के देते हैं और खुद भी अपना कमाते हैं, ठीक है ना। कि दुनिया के ना वो उसको यूज कर रहे हैं और उसको यूज करके जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त जो होटल कंपनी है, जो कि आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, खासतौर पे केपी के एरिया में जो हैं, या ऐसे एरिया में जहाँ पे और गवर्नमेंट बेतहाशा इंसेंटिव दे रही है, ख़ास तौर पे केपी गवर्नमेंट और दूसरी गवर्नमेंट्स, कि आप किस तरह अपने जो है वो जो है ना वो बिल्कुल सही आपने लिखा है, एक साहब ने किया है, ठीक है ना, कि किस तरह आप टूरिज़्म को प्रमोट करें, ठीक है ना। सो दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज़्म कंपनी जिनका अपने पास एक भी होटल नहीं है, एक भी कमरा नहीं है, वो एयरबीएनबी है, ठीक है ना। कि वो सारी दुनिया में कहीं भी आप जाना चाहेंगे वो आपको होटल लेकर देंगे, लेकिन उनके अपने पास कोई होटल नहीं है, अपने पास कोई नहीं है। सो ऐसे लोग आप भी देख सकते हैं, बहुत से लोग केपी से हैं, बहुत से लोग बलूचिस्तान से हैं, इवन सिंध से हैं। वो अपने घरों को या अपने रिश्तेदारों को या अपने जो अतराफ़ में लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, या लोकल होटलों से बात कर सकते हैं कि जी आपको मैं गेस्ट ला के दूँगा, मैं आपको कस्टमर ला के दूँगा, और आप एयरबीएनबी पे जाके अपने आप को रजिस्टर करें। सो जो इस एरिया में, क्योंकि टूरिज़्म भी बहुत तेज़ी से आने वाला है, जैसे अल्लाह करेगा ये कोविड ख़त्म होगा टूरिज़्म स्टार्ट हो जाएगा। सो आप अभी से तैयारी कर लें, ठीक है, और अपने आप को एयरबीएनबी में रजिस्टर करा लें। सो जहाँ पर जो है कोई भी, अगर लेट्स से केपी में मुझे कहीं पेशावर जाना है या कहीं मुझे मानसेरा जाना है, तो मैं एयरबीएनबी की साइट पे जाके आपके थ्रू होटल बुक कर सकता हूँ, जो कि सस्ता भी होता है, साफ़ सुथरा भी होता है, ठीक है। सो अगेन आपको जो है ना कोई बहुत बड़ा कोई वो इंटरनेट का कोई वो नहीं होना पड़ेगा, आपको कोई एक्सपर्ट नहीं होना। आप दूसरों की जो एक्सपर्टीज़ है, जैसे एयरबीएनबी के वेबसाइट पे आपने जैसे जाकर रजिस्टर करना है। सो हमारे यहाँ आप देखें कि फेसबुक पे तो हर कोई रजिस्टर है, लेकिन इस तरह की वेबसाइट पे जहाँ पे हर तरह की उल्टी सीधी जो है ना वो वीडियोस, और आप देख रहे हैं कि टिकटॉक क्या और इंस्टाग्राम क्या, हर तरह की आपको जो है वहाँ पे वाहियात चीज़ें मिलेंगी। लेकिन जहाँ पर वो अपने लिए कुछ कमा सकते हैं वहाँ पे वो कहीं नहीं जाता, वहाँ पे बात ही नहीं करता, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर नहीं करते। यू हैव टू एक्सप्लोर दैट। आप ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने लिए और अपनी अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए
बेतहाशा चीज़ों को जो है वो आप काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये जो एरिया हाई गेन एरिया है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये एम्बिग्यूटी का जो एरिया है ये एक्चुअली एरिया है जहाँ पे काम करना है। सो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप का एरिया है। दुनिया में क्यों लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की डिमांड बहुत हाई है? इसलिए कि सिर्फ लीडर और एंटरप्रेन्योर इस हाई रिस्क एरिया में काम कर सकता है, इसलिए कि एंटरप्रेन्योर बहुत हाई रिस्क टेकिंग टेंडेंसी उसके अंदर होती है। सो जो सबसे ज़्यादा जो उसके अंदर होता है, एक करेक्टर के अंदर जो उसका एक जो ट्रेट होती है, वो उसका रिस्क फैक्टर है जो कि उसको उसके अंदर हाई होना चाहिए, ठीक है ना। सो इसीलिए दुनिया लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही है कि ये हाई गेन एरिया है। थोड़ा सा मैं जल्दी से ये भी बता दूं कि फ़र्क क्या है दोनों में, स्मॉल बिजनेस या मैनेजर में और एंटरप्रेन्योर या लीडर में। कि जो स्मॉल बिजनेस का या मैनेजर का होता है वो लॉजिक देखता है, वो डाटा पे जाता है, वो पास्ट को देखता है, वो फ्यूचर को नहीं देखता। जबकि एंटरप्रेन्योर और लीडर दोनों की ये खसूसियत है कि वो फ्यूचर को देखते हैं, वो विजन पे चलते हैं। तो जब विजन है वो हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, वो क्रिएटिव होते हैं, वो इंस्पायरिंग होते हैं, वो इनोवेटिव होते हैं, उनके अंदर करेज बहुत ज़्यादा होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरे पास बेतहाशा एग्जाम्पल्स हैं लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है, जहाँ पे मैं आपको ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि दुनिया में, जैसे अगर आपको जल्दी से मैं बता दूँ कि दुनिया में अगर आप 25-30 साल पहले अगर आप घड़ियाँ देखें तो दुनिया की 99% 99.9% वॉचेस जो है ना वो स्विट्ज़रलैंड में बनती थी। अब स्विट्ज़रलैंड दुनिया का तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क है, यहाँ बेतहाशा पैसे बैंकों के पास जो है, पाकिस्तानियों को भी कहते हैं 200 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, सारी दुनिया के बेतहाशा पैसे हैं, ठीक है ना। लेकिन आज क्या है कि आज दुनिया के 99.9% वॉचेस जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड से बाहर बनती हैं, वो जापान में बनती हैं, वो चाइना में बनती हैं, वो सिंगापुर में बनती हैं, ताइवान में, इंडिया में बनती हैं, वो स्विट्ज़रलैंड से बंद हो गई। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क जो है वहाँ पे बिजनेस बंद हो जाए। मैंने भी पेरिस में जो है टाइम्स के साथ, टाइम एक कंपनी थी जो घड़ियाँ बनाती थी, काम किया है उनके साथ, बेतहाशा घड़ियाँ हम बनाते थे, ठीक है ना, इसलिए कि वही बिकती थी। लेकिन वो सारी की सारी कई हज़ार कंपनियां, कई हज़ार सेठ, कई हज़ार मैनेजमेंट सब बंद हो गए और सारे के सारा बाहर चला गया। क्यों चला गया वो एक लंबी बहस है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। लेकिन एक साहब जो है आफ्टर जब बंद हो गया पूरा स्विट्ज़रलैंड, एक साहब खड़े हो गए वहाँ पर, निकोलस हाइक उनका नाम है। उन्होंने कहा कि मैं घड़ी बनाऊंगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और सस्ती तरीन घड़ी बनाऊंगा। इस वक्त जो स्विट्ज़रलैंड में घड़ियाँ बनती हैं 0.01%, दुनिया की जो घड़ियाँ बनती हैं 0.01%, वो बहुत एक्सपेंसिव वॉचेज़ हैं, वो 3 लाख 5 लाख से तो स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, क्यों बंद हो गया? इसलिए कि एक माइंडसेट था, मैं फिर आपको चले माइंडसेट की बात कर रहे हैं। माइंडसेट ये था, सारी कंपनीज का 10,000 से ज़्यादा कंपनियां थी जो स्विट्ज़रलैंड में घड़ियां बनाती थी। उनका माइंडसेट क्या था कि हम मैकेनिकल घड़ी बनाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली तरमीजी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो हम जो है ना वो मैकेनिकल घड़ी बनाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं बनाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी स्विट्ज़रलैंड में जो है वो वहाँ पर जो है वो कंपनियों ने वहाँ पे इनोवेट की, लेकिन उन्होंने कहा हम ये इलेक्ट्रॉनिक पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मैकेनिकल बनाएंगे। स्विट्ज़रलैंड बंद हो गया, इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ जो हैं वो चाइना और जापान और सब में बननी शुरू हो गई। बहरहाल, सो एक साहब खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं घड़ी बनाऊंगा मेड इन स्विट्ज़रलैंड, मैं बनाऊंगा मैकेनिकल, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाऊंगा, मैकेनिकल बनाऊंगा, लेकिन चीपेस्ट वॉच इन द वर्ल्ड बनाऊंगा। वो आपको कराची में भी 2,500-3,000 की घड़ी बड़े आराम से मिल जाती है, ठीक है, और वो इस वक्त दुनिया की नंबर 1 घड़ी है। वो बैंकों के पास गया कि मुझे पैसे दो, मैंने ये काम करना है। स्विट्जरलैंड के बैंकों ने रिफ्यूज कर दिया कि एक टेडी पैसा नहीं देंगे आपको, सॉरी फ्रैंक, कोई फ्रैंक आपको नहीं देंगे, ठीक है ना। उसने अपनी जेब से $600 मिलियन लगाए। वो लोगों के पास गया कि कम एंड वर्क फॉर मी। एक बंदे ने उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने कहा जी ये काम हो ही नहीं सकता जो आप करना चाह रहे हैं। उसने सबको कहा मैं 1 साल की एडवांस सैलरी देता हूँ, प्लीज कम एंड वर्क फॉर मी। तो उन्होंने उस कंपनी में काम करना शुरू किया और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और तिरमिजी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, वो कंपनी का नाम है स्वॉच, ठीक है ना, कि वो मेड इन स्विट्जरलैंड है, मैकेनिकल है और बहुत सस्ती भी, आपको बहुत क्लासिक वॉच है। लोग इंतजार करते हैं आईफोन की तरह कि कब नया मॉडल आएगा और कब इसको खरीदेंगे। सो ये पावर है लीडरशिप की, ये एंटरप्रेन्योरशिप की पावर है, उसको आज तक कोई कॉपी नहीं कर सका, ठीक है ना। सो एंटरप्रेन्योर जो इस तरह के जो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, जो प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका सोल्यूशन लेकर आते हैं, सिर्फ दुनिया में वो कामयाब है। और वो कौन शख्स है? वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर और लीडर ही है।
और नहीं कोई हो सकता। इसलिए सारी दुनिया पागल है इस वक्त कि किस तरह जो है हम ऐसे लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स बनाएं जो कि जो इमेजिनेटिव हों, जो क्रिएटिव हों, जो कि नई चीज़ें ला सकें, जिनमें करेज हो कि मैं ये करके दिखाऊंगा, जैसे निकोलस हाइक की मैंने बात की है। और मूविंग फॉरवर्ड तो आप देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स और लीडर की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली सेम है। थोड़ी सी लीडरशिप की ज़्यादा है, लेकिन आपको सारी चीज़ें जिसमें जो सबसे ज़्यादा आपको नजर आएगा, रिस्क टेकर बहुत ज़्यादा है, विजनरी बहुत ज़्यादा है, अचीवमेंट ओरिएंटेड, यानी कि वो डूअर है, वो काम करना चाहता है, वो सिर्फ बातें नहीं करता। पाकिस्तान में 99% लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते। ठीक है ना, काम करना बहुत ज़रूरी है। वो इनिशिएट लेगा। मैं अभी आईबीएस से मैं इवन 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, मेरी इस वक्त उम्र जो है वो 60 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन मैं नए नए काम करता रहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक भैंसों का बाड़ा खोल लिया है, ठीक है ना, और मैं ये एक्वापोनिक पे और हाइड्रोपोनिक पर और ये सारी वर्टिकल फार्मिंग पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं दूध पे काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स लोगों को शेयर करता हूँ कि यार ये आके देखो काम मेरा, और आप भी ये काम करो, बातें नहीं करो, काम करो। तो हमारे पास काम करने के लिए लोग नहीं है, बातें करने वाले बहुत हैं। लेकिन उसके पीछे आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि उसके पीछे क्या है। उसके पीछे जो है आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि किस तरह आप कामयाब होंगे इस दुनिया के अंदर। ठीक है, सो ये बहुत सारी रिसर्चेज है, मैंने सिर्फ एक रिसर्च यहाँ पे लगाई है। वो क्या कह रहा है, उसने एक टेंट की शक्ल में दिया, वो क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए। आई जस्ट टेक 5 मिनट। वो कह रहा है फोकस ऑन रिजल्ट, अपने रिजल्ट को हमेशा अपने सामने रखें और इनिशिएटिव लें, नए नए काम करें। वो कह रहा है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, आप एनालिसिस को बढ़ाएं, आप अपने जो है ना वो टेक्निकल प्रोफेशनल कैपेसिटी को बढ़ाएं, ताकि आप नए नई चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें, उनके सोल्यूशन लेकर आ सकें। आप लीडर, आप चेंज एजेंट बन जाएं कि मैंने ये चेंज करना है, मैं दकियानूसी सोच नहीं रखूंगा, मैं हर दफ़ा नई चीज़ें करूंगा, रोज़ाना नई चीज़ें करूंगा। आप रोज़ाना सोचें कि आज मैंने नई चीज़ क्या की है, क्या मैंने पुरानी चीज़ की है या नई चीज़ की है। जैसे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कोई 15 साल पहले मैं 7 अप के अंदर चटनी मिला के पीता था। हर मेरा पूरा ख़ानदान मुझे लान तान करता था कि ये तुम क्या गंदे काम करते हो। ठीक है ना, और आज हर कोई जो है वो मिंट बड़े शौक से पीता है, सोडा डाल के उसके अंदर। ठीक है ना, सो आप, मैं केले पे केचप लगा के खाता हूँ, मैं पता नहीं नई नई ऐसे ऐसे काम करता हूँ जो लोग हैरान होते हैं और परेशान होते हैं, सिर्फ मैं नई नई चीज़ें सोचने के लिए। इसलिए कि अगर आपका जहन जो है वो दकियानूसी पुरानी चीज़ें हो गई, अब नई चीज़ें कभी आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक है, और कमिटमेंट चाहिए आपको, आपको इंटरपर्सनल स्किल आपके बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किस तरह आपको मोटिवेट करूँ, मैं किस तरह आपको डेवलप करूँ, मैं किस तरह आपके साथ जो ना कोलैबोरेशन करूं। मैं हर एक के साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हूं। ठीक है ना, कि जो भी काम करना चाह रहा है मैं आज मेरे साथ काम करे, किस तरह मैं ये करूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंदर वो स्किल। लेकिन आप ये टेंट देख रहे हैं कि ये टेंट को सीधा रखने के लिए उसने बीच में एक बम्बू दिया है कि ये टेंट जब तक ये नहीं होगा, ये टेंट कभी भी खूबसूरत नहीं होगा, ये बंद हो जाएगा। और वो क्या चीज़ है, वो करेक्टर है, कि जब आप कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकेंगे। सो करेक्टर क्या है, आपने ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, ट्रस्टफुलनेस, इसके ऊपर आपने काम करना है। अगर आपने ये चीज़ नहीं रखी, आप दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं होगे। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी सोसाइटी इस वक्त ऑनेस्टी में, इंटेग्रिटी में, ट्रस्ट में दुनिया में सबसे नीचे है। इसीलिए हम दुनिया में ज़लील ख्वार हो रहे हैं। इवन दो कि ये पाकिस्तानी नेशन दुनिया की मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन है, लेकिन मोस्ट इंटेलिजेंट नेशन दुनिया में सबसे नीचे है, रवांडा से नीचे है, नाइजीरिया से नीचे है। क्यों नीचे है, कि हमारा वो करेक्टर नहीं है। ठीक है ना, सो करेक्टर बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप ये माइकल हार्ट की अब किताब पढ़ें, जिस को कहा है, क्यों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, ये आप सबको पता है कि उनकी क्या हम किस किस जो ना वो नाम से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं। हम जानते हैं कि उनका करेक्टर क्या था, सादिक और अमीन थे। उस सादिक और अमीन की वजह से जो है वो सारी दुनिया में रिकग्नाइज हैं। और इवन यहूदी, ये यहूदी है माइकल हार्ट, वो मजबूर हो गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर करने में, इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इन्फ्लुएंस है वो सारी रहती दुनिया तक जो है वो कायम रहेगा। सो हमारे लिए हमारे प्यारे नबी जो हैं वो हमेशा से एक अच्छे एंटरप्रेन्योर रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र से ट्रेडिंग शुरू की थी। वैसे तो वो बचपन से ही है। एक और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने क्यों बाड़ा शुरू किया,
कि सारे नबियों की, जो भी 1,24,000 पैगंबर अल्लाह ताला ने भेजे, सारे नबियों ने एक काम किया, और वो काम था कि उन्होंने बकरियों को चढ़ाया है, बकरियों को संभाला है। बचपन में सारे नबियों ने बकरियों को संभाला है। क्यों बकरियों को संभाला है? इसलिए कि बकरियों के साथ जब आप रहते हैं तो आपके अंदर हम्बलनेस आती है, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आती है, ठीक है ना। सो उनके साथ वो 12 साल की उम्र से वो ट्रेडिंग उन्होंने शुरू कर दी, और उसके बाद जो है वो हज़रत खतीजा, ऑफ कोर्स आपने बहुत अच्छा कहा, उनके साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मैन इन द वर्ल्ड। उस ज़माने में जो भी था, लोग इंतज़ार करते थे कि वो कब आएगा और हमें वो आके चीज़ें देगा, ठीक है ना। सो अगर आप ऐसे हैं, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक्चुअली इस्लाम जो है ना वो बिजनेस से फैला। बिजनेस एक्चुअली हमारे जो है ना, जो हमारा जो मंबा है इस्लाम फैलने का, वो बिजनेस है। लेकिन नबियों की तरह बिजनेस करें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बिजनेस करें। इसलिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बिजनेस करेंगे, नहीं करेंगे तो हम दुनिया में जलील और ख्वार हो जाएंगे, जो कि हमारी नेशन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है वो दुनिया में सबसे नीचे है। क्यों? इसलिए कि हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बिजनेस करना छोड़ दिया। हम समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद है, हम मिलावट करते हैं, हम चोर बाजारी करते हैं, 2 नंबर काम करते हैं, और हम समझते हैं कि हम बहुत अक्लमंद है, हम बहुत कमाएंगे, लेकिन ऊपर अल्लाह ताला भी बैठा है। सो ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जो करेक्टर है, इवन कुरान में अल्लाह ताला व इन्ना का लाला खुलकिन अजीम, के एंड इंडीड यू आर ऑफ अ ग्रेट मॉरल करेक्टर, और बेशक तुम बहुत उम्दा इखलाक पर हो। तो अगर आप एक छोटी सी नसीहत अपने साथ बांध लिया, कोई भी काम करें, किसी भी तरह का काम करें, अगर आपने उसके अंदर जो है करेक्टर अगर आपने बिल्ड कर लिया है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको हरा नहीं सकती, आपको नीचे नहीं लेकर जा सकती। सिर्फ क्या है, आपको अल्लाह ताला पर ईमान लाना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अल्लाह के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अपने ऊपर भी भरोसा करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करना पड़ेगा, कि और नेक काम करना पड़ेगा, साफ काम करना पड़ेगा, एक नंबर काम करना पड़ेगा, चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना। आप यकीन करें, दुनिया की सक्सेस आपके कदम चूमेगी, लेकिन क्योंकि हमारा ये बिलीफ नहीं है, इसलिए हम अनफॉर्चुनेटली दुनिया में जो है वो बहुत नीचे हैं। सो यहाँ पे एंड करेंगे, सॉरी ख़त्म हो गया, लेकिन मैं सिर्फ जो आगे बताना चाह रहा था वो ये, हमारा जो थरपारकर में काम किया, आई गो थ्रू दैट वेरी क्विकली। मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेचारी गरीब ख़वातीन हैं, उनको हमने कुछ थोड़ा सा बिजनेस स्किल दिया, और उनको हमने दुनिया के साथ कनेक्ट किया। अभी वो फेसबुक और उस पर अपनी चीज़ें बेच रही हैं। ये हमारी कुछ स्लाइड हैं जो हमने वहाँ पे किया। वहाँ पे हमने उनको बिज़नेस करना सिखाया, और ये वो ख़वातीन हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती। ये 99.9% वहाँ की ख़वातीन थरपारकर की हिंदू हैं, लेकिन उनका जो कल्चर है वो उनको घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता, मर्दों से बात करने की इजाज़त नहीं देता। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, अब उनके घरों में भी जाता हूँ, एंड मेरा इंटरेक्शन के साथ बहुत अच्छा है। मैं उनको थरपारकर से निकाल के, कभी उन्होंने थरपारकर से अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकली, मैं उनको कराची लेकर आया, मैं उनको लाहौर लेकर गया, मैं उनको मुल्तान लेकर गया, मैं उनको इस्लामाबाद लेकर गया, कि आप देखो कि दुनिया कहाँ पर है, किस किस्म के काम कर रही है। इसलिए कि वो जो काम करती हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने अपने हैंडीक्राफ्ट पे काम करती हैं, जो नहीं चाहिए दुनिया में, ठीक है ना। तो बेचारी जब वो नहीं बेचेगी, अर्निंग उसकी नहीं होगी। तो हमने उनको सिखाया कि नए डिज़ाइन क्या हैं, नए कलर्स क्या हैं। मैंने उनको पूरे पाकिस्तान की जो जो डिज़ाइनर्स हैं उनके साथ कनेक्ट किया, चैम्बर्स के साथ कनेक्ट किया, ताकि वो जो हैं एग्जीबिशंस में उनको साथ लेकर के, ये सारे डिज़ाइनर्स हैं। मैं बच्चों को, यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं हमारे फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल के, उनके बच्चों को लेकर जाता हूँ वहाँ पर थरपारकर में, कि आप इनको देखें, ताकि जब वो अपना काम स्टार्ट करें तो उनके जहन में हो कि ये, इसलिए कि जो टेक्सटाइल है ख़ास तौर पे वो एक्सक्लूसिविटी चाहता है। वही हमने नकल कर करके जो है फिर ख़वातीन का काम बिकता नहीं है, वो कहती हैं जी काम नहीं बिकता, इसलिए कि हम नकल कर करके छाप छाप के जो है ना बना के बेच रहे होते हैं। हमने कभी एक्सक्लूसिविटी और अपने डिज़ाइन पे काम नहीं किया। मैं उनको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक कि उनको मैंने डिजिटल अवेयरनेस दी, यानी कि उनको मोबाइल से तस्वीरें खींचना, और व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और वेबसाइट हम बना रहे हैं, उनको कनेक्ट करना शुरू किया, और दुनिया के साथ उनको कनेक्ट करना शुरू किया, कि वो अपने घरों में बैठे बैठे जो हैं वो उसको अपलोड करें, और अपलोड करने के बाद जो है वो, ये जो आपको एक पिक्चर में टॉप लेफ़्ट साइड पे जो नज़र आ रही हैं बच्ची जो हैं,
ये अनम इनका नाम है। ये अली बाबा के साथ इन्होंने काम किया और मैं इनको भी उठा के थरपारकर ले गया ताकि हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकें ताकि वहाँ पर जो है ये ख़वातीन को जो है वो अपॉर्चुनिटी मिल सके। सो अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो ऑफ कोर्स देन दे विल बी एबल टू वर्क। ठीक है ना। सो ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि कराची, मुल्तान, हैदराबाद बहुत सी जगहों पर लेकर गया जहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ये मुख्तलिफ चैम्बर्स की ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे लाहौर की चैम्बर्स की ख़वातीन हैं जो उनको गाइड कर रही हैं, जो उनको बता रही हैं कि उनको किस तरह के कपड़े बनाने चाहिए, किस तरह का काम करना चाहिए। सो वहाँ पर आप देखें कि एग्ज़िबिशंस में ये जैसे पाक चाइना थी एग्ज़िबिशन, वहाँ पे उनको मैं लेकर गया। सो इनको इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन का एक एक्सपोजर मिला। ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में, वो आए, उनको मैंने थरपारकर के बारे में बताया। सो यू सी के ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट जो है वो डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो माय फ्रेंड्स, लास्ट मैसेज मेरा यही है कि आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है, एक एंटरप्रेन्योरियल, एक लीडरशिप माइंडसेट डेवलप करना है जो कि फॉरवर्ड लुकिंग हो, जो कि नए नए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करे और ना सिर्फ आइडेंटिफाई करे, उनके सोल्यूशन लेकर आएँ। सो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप अपने अपने आप को अगर देखें तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्यों उससे दवाई लेते हैं? इसलिए कि जब आप पैसे खर्च करते हैं और दवाई लेकर आते हैं और उसको खाते हैं। सो जब आपको पेन पता चल जाएगा कि पेन कहाँ है सोसाइटी में, उस पेन का जब आप सोल्यूशन लेकर आएंगे, एवरीवन विल गो टुवर्ड्स दैट। ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है कि हम जो हैं वो पेन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होते। सो एक्सप्लोर करें दुनिया को। बहुत बड़ा एक टूल आपके पास गूगल अवेलेबल है। गूगल से एक्सप्लोर करें कि नई नई चीज़ें कैसे हो रही हैं, कहाँ पर हो रही हैं। इसके लिए पैसे आपको कोई ज़्यादा नहीं चाहिए, बहुत छोटे पैमाने पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर शाहिद कुरैशी ने आपको बताया होगा। ठीक है, कि आप वहाँ से स्टार्ट करके आप ग्रो कर सकते हैं। एंड देन अगेन स्काई इज़ द लिमिट। तो बल्कि स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट। ठीक है ना, कि आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं।